हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से जो लास्ट वाले लेक्चर में जहाँ तक हम लोग स्टेबिलिटी देखे थे उसके आगे देख रहे हैं यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो देखिए यहाँ ग्रुप कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप। N पर प्लस O पर माइनस, ये है आपका NO2 ग्रुप। और ये क्या है आपका नाइट्रोजन पर प्लस है, मतलब एक्सेप्टर है रेजोनेंस में, मतलब इसका कौन सा इफेक्ट है, -M इफेक्ट है। ठीक है, रेजोनेंस में -M इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन तो सिर्फ अल्काइल ग्रुप के केस में होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट। इस ग्रुप की पहले हम बात कर लेते हैं। चलो अब देखो क्या मेटा वाले का -M इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मेटा वाले का रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ इसका रेजोनेंस की वजह से -M इफेक्ट नहीं लगेगा। इसका -M लगेगा, इसका भी -M लगेगा। अब देखिए यहाँ जब इन दोनों का -M लग रहा है, मतलब क्या, ये एक्सेप्टर है। क्या है NO2 ग्रुप, कैसा ग्रुप है, एक्सेप्टर। तो कार्बोकेटायन को एक्सेप्टर क्या करता है, डीस्टेबिलाइज करता है। डोनर क्या करता है, स्टेबिलाइज करता है। मतलब एक्सेप्टर स्टेबिलिटी को घटा देता है, क्योंकि ये पहले से ही इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये और उसी से मांगने लगे। कोई ग्रुप ऐसा है जो उसी से इलेक्ट्रॉन लेने लगे, तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा ना। गरीब से और पैसा मांग ले तो गरीब पैसा दे पाएगा, वो तो और परेशान हो जाएगा। और गरीब को जो पैसा देगा वो अच्छी बात है, उसके लिए अच्छा बात है, गरीब के लिए। तो वही चीज है, यहाँ एक्सेप्टर लगा दिए तो एक्सेप्टर इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो यहाँ देखो रेजोनेंस के आधार पे जब देखते हैं तो यहाँ 2 और 4 में -M इफेक्ट लग रहा है, मतलब यहाँ +M लगता तो स्टेबिलिटी बढ़ता, -M लग रहा है मतलब स्टेबिलिटी यहाँ घटेगा। इन दोनों में -M नहीं लग रहा है, इसीलिए स्टेबिलिटी में क्या लिखेंगे, 1/2 ग्रेटर देन 3/4। ये रेजोनेंस के आधार पे आया। 1/2 ग्रेटर देन 3/4। अब यहां से हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। क्योंकि या तो इसका मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट होगा या इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो 1 और 2 को समझने के लिए हम देखते क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में NO2 का -I इफेक्ट मेटा पोजीशन पे लगेगा। -M तो नहीं लगेगा लेकिन -I जरूर लगेगा। मतलब यहाँ NO2 का खींचने वाला इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है ऐसे। NO2 का -I इफेक्ट होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा 1 से, क्योंकि यहाँ कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है लेकिन यहाँ खींचने वाला ग्रुप, तो इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 ज्यादा होगा 2 से, क्योंकि खींचने वाला, लेने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने वाला स्टेबिलिटी को घटाएगा, देने वाला स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ किसी भी तरह का लेने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ NO2 लेने वाला है। कैसा लेने वाला, -I लेने वाला। और यहाँ किसी भी तरह का लेने वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए 1 ज्यादा स्टेबल है किससे, 2 से। ये काम हम करती है। अब 3 और 4 में देखते हैं जरा। मेसोमेरिक के आधार पे 3, 4 तो लास्ट आ गया। 3, 4 में इंडक्टिव लगाते हैं। एक -I यहाँ लग रहा है और एक -I इस जगह पे लग रहा है। एक -I आपका यहाँ लग रहा है, एक -I यहाँ लग रहा है। अब हम देखते क्या है कि -M तो दोनों जगह है, तो -M से यहाँ आप कोई लेना देना नहीं। अब हम इंडक्टिव के आधार पे, क्योंकि रेजोनेंस के आधार पे बस हम इतना ही बोल सकते हैं। अब हम इंडक्टिव के आधार पे ऑर्डर सजा रहे हैं, तो एक -I यहाँ लग रहा है, एक -I यहाँ लग रहा है। तो चूंकि ये नजदीक है, इसका -I का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और चूंकि ये दूर है, पारा वाला का -I का मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है। तो इस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए हम क्या बोल सकते हैं, ये ज्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है।
तो जब ये कम खींच रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा खींच रहा है तो कम स्टेबल। तो ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4। समझ गया? ऐसे लॉजिकली आपको सोच के बता देना है ऑर्डर। सारा इफेक्ट को एक साथ लगाइए ना बढ़िया से, स्टेप वाइज, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इक्कीस नंबर देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन और आसान हो गया। सब जगह तो फिनाइल रिंग है, यहां भी फिनाइल रिंग है, बस अंतर क्या है इस ग्रुप का। यहां कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं, यहां जो लगने वाला ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट, पैरा पोजिशन पे पहली बार, इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट। ये भी पैरा पोजिशन पे, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका भी प्लस एम इफेक्ट। मेटा पे रहता तो प्लस एम और या माइनस एम या प्लस एच नहीं लगता। ये NO2 ग्रुप है, एक्सेप्टर है, इसका कौन सा इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। बहुत सिंपल। तो देने वाला स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेने वाला स्टेबिलिटी को घटाएगा। ये दोनों देने वाला है इसलिए 2 3 ज्यादा स्टेबल होगा, 2/3 ज्यादा स्टेबल होगा, 1/4। चलो अब यहीं पे तुम ये भी सजा सकते हो, तुमको अधिक कुछ लगाने की जरूरत नहीं। यहीं पे तुम अलग अलग ग्रुप है ना, तो यहीं पे अभी रेजोनेंस से ही सारा काम होगा मेरा। जब तक रेजोनेंस से हमारा काम चल जाएगा तब तक हम रेजोनेंस लगाएंगे, कोई दूसरा इफेक्ट नहीं लगाएंगे। तो देखो ये दोनों प्लस एम वाला है, ये दोनों आगे निकल गया, ये 1 और 4 पीछे निकल गया। अब 1 और 4 में देखो, 1 में किसी भी तरह का एक्सेप्टर ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और चूंकि 4 में NO2 लेने वाला ग्रुप लगा हुआ है, मतलब गरीब से और पैसा मांगने वाला ग्रुप लग गया, तो इसका स्टेबिलिटी 1 से कम जाएगा, मतलब 2/3 1 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 4 से, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टर ग्रुप स्टेबिलिटी को घटाएगा, लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्टर ग्रुप नहीं है। NO2 और स्टेबिलिटी को घटाएगा ना, मांग रहा है और इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, उल्टे मांग रहा है। और 2 और 3 में देखते हैं, अगर दे रहा है दोनों का प्लस एम है तो देने का इफेक्ट किसका ज्यादा है। यहाँ नाइट्रोजन देने वाला है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, यहाँ ऑक्सीजन है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए देने का इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट इसका ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4। और देखिए एक सवाल,
यहां क्लोरीन आया। एक चीज हम तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं यहां। एक्स है आपका हेलोजन। जब इसका व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर ग्रुप्स, we take inductive effect। जब दूसरे ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो हम इंडक्टिव इफेक्ट लेंगे। पहला, when compared among other halogens, we take mesomeric effect। किसी दूसरे ग्रुप से इसकी तुलना करना है हेलोजन का, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा हम लोग लेते हैं, हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? माइनस आई। और एक हेलोजन के दूसरे हेलोजन से तुलना करना है, उस केस में हम लोग ले लेते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट कब लेते हैं? जब एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से तुलना करना है, और एक हेलोजन को किसी दूसरे ग्रुप से तुलना करना है, तो क्या लेना पड़ता है? इंडक्टिव इफेक्ट उसका लेते हैं, और कोई इफेक्ट नहीं लेते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लेते हैं। यहां कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लेता है। तो देखिए आप, ये CH3 है, ये OCH3 ग्रुप, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ NO2 है, तो OCH3 का कौन सा इफेक्ट? प्लस एन। NO2 का कौन सा इफेक्ट? माइनस एन। ये सब पता है ना तुमको रेजोनेंस में, प्लस एम माइनस एन। चलो यहाँ हम एक चीज बता रहे हैं, रेजोनेंस के आधार पे हम यहाँ अभी सजा रहे हैं, रुक जाओ। रेजोनेंस के आधार पे सजाएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ भाई मेरे 2 ज्यादा हो जाएगा प्लस एम की वजह से। 1 और 3 में ना तो प्लस एम वाला ग्रुप है ना माइनस एम वाला ग्रुप है, इसलिए 1 और 3 को बीच में रख दिए। और माइनस एम वाला ग्रुप है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बहुत घटा देगा, इसलिए सबसे लास्ट में रख दिए। ठीक, अब हाइपर कंजुगेशन लगाओ तो इसका कौन सा इफेक्ट आता है? प्लस एच देने वाला। इसका कौन सा इफेक्ट आता है? प्लस एच इफेक्ट आता है देने वाला। पैरा पोजीशन पे इसलिए प्लस एच। अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का प्लस एच प्लस आई होता है, तो पहले प्लस एच लिए। क्लोरीन का हम इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं। क्लोरीन का हाइपर कंजुगेशन का कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। इसका देने वाला इफेक्ट, इसका लेने वाला इफेक्ट। देने वाला स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेने वाला स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 के बाद 1 ज्यादा, फिर 3, फिर 4। समझिए, मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, पहले ये मैग्नीट्यूड डिस्कस कर चुके हैं। चलो एक 23 नंबर सवाल देखो। CH2 प्लस F Cl CH2 प्लस Br। अभी जो पॉइंट सिखा है उस पे सवाल है। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन हो? तो यहाँ एक हेलोजन को हम लोग दूसरे हेलोजन से
कंपेयर कर रहे हैं और दूसरा को तीसरे से कर रहे हैं। जब हेलोजन को आप कंपेयर करिएगा तो हेलोजन के आपस में कंपेयर करने के लिए हम लोग कौन सा इफेक्ट लेते हैं? प्लस एम इफेक्ट। जब प्लस एम इफेक्ट की मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो पीरियड में लेफ्ट की ओर और ग्रुप में ऊपर की ओर बढ़ता है एटम के हिसाब से। तो प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। मतलब ये ज्यादा देगा, क्लोरीन थोड़ा कम देगा, ब्रोमीन उससे कम देगा। स्टेबिलिटी हो जाएगा 1 2 3। यहां बताइए, इन दोनों में तो हम फ्लोरीन और क्लोरीन का माइनस प्लस एम इफेक्ट देखेंगे क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट लगाते हैं। तो प्लस एम इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, इन दोनों के तुलना में प्लस एम लेंगे। लेकिन यहां देखो, इसका इससे तुलना करेंगे तो प्लस एम। समझो ध्यान से, फ्लोरीन की तुलना क्लोरीन से करेंगे तो प्लस एम लेंगे, ठीक है। लेकिन OCH3 को देखो, इधर दे रहा है तो इसका भी प्लस एम है। इन दोनों के लिए प्लस एम है, लेकिन ऐसे इनका क्या लेंगे हम? माइनस आई इफेक्ट लेंगे बाकी के लिए। बाकी ग्रुप के लिए इसका क्या समझेंगे कि ये लेने वाला है, देने वाला नहीं है, माइनस आई से ले रहा है। बाकी OCH3 के लिए इसका हमको माइनस आई दिखेगा, CH3 के लिए इसका माइनस आई दिखेगा। लेकिन ध्यान देना है, फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन को फ्लोरीन का प्लस एम दिखेगा, फ्लोरीन को क्लोरीन का प्लस एम दिखेगा। लेकिन OCH3 को फ्लोरीन का क्या दिखेगा? माइनस आई। CH3 को फ्लोरीन का क्या दिखेगा? माइनस आई। तो हम तुलना करें तो देखो यहां रेजोनेंस के आधार पे 3 ज्यादा हो जाएगा, प्लस एम है। किससे? 1/2/4 से 3 ज्यादा हो जाएगा 1/2/4 से। ऐसे कर सकते हो, इसका प्लस एम है। लेकिन बाकी ग्रुप के तुलना में इसका कौन सा इफेक्ट लेंगे हम? माइनस आई। आपस में कंपेयर करेंगे तो प्लस एम और दूसरे से तुलना करेंगे तो माइनस आई लेंगे। तो 3 ज्यादा हो जाएगा 1/2/4 से। अब देखो 1 और 2 को कंपेयर करना है तो 1 ज्यादा हो जाएगा 2 से, ये तो तुमको मालूम है। मेसोमेरिक लेंगे आपस में कंपेयर करने के लिए। लेकिन 4 से तुलना करना है तो क्या लेंगे? इंडक्टिव। तो फ्लोरीन का यहाँ माइनस आई लेंगे तो CH3 का प्लस आई ले लेते हैं, प्लस H भी है। मतलब इसके लिए, इसके नजर में ये लेने वाला है तो उसके नजर में ये क्या है? देने वाला है। इसीलिए आपका 4 ज्यादा हो जाएगा। 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। नहीं समझ में आया? हम पॉइंट बोले थे कि हेलोजन का आपस में तुलना करेंगे तो प्लस एम इफेक्ट देख लेंगे और दूसरे के रेस्पेक्ट में माइनस आई। तो इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई, इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई। तो भाई ये माइनस आई वाला दोनों है, इसके रेस्पेक्ट में आपस में प्लस है तो आपस में ऑर्डर आ गया। इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई, इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई, इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई, इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई। तो ये वाला देने वाला है, ये भी प्लस एम वाला है, ये प्लस एच वाला है, तो ये दोनों ज्यादा हो जाएगा और इन दोनों को आपस में प्लस एम के आधार पर सजा देंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ। और आखिरी सवाल देख रहे हैं, कुछ लोगों को इस टाइप के सवालों में भी दिक्कत होता है।
कुछ दिखा क्या? डांसिंग रेजोनेंस, सिर्फ और सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन, यहां डांसिंग रेजोनेंस। मोस्ट स्टेबल लिख देंगे सीधे, अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। ये वाला यहाँ क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। ये वाला आपका हो गया एरोमेटिक। ये वाला नो डांसिंग रेजोनेंस, यहां तो कोई डांसिंग रेजोनेंस होगा नहीं। ये हाईली स्टेबल होगा, और यहाँ कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब देखो 4 मेंबर्ड रिंग में अगर CH2 प्लस है तो यहाँ स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन लेस एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन रिंग, प्रोपाइल रिंग। देयरफॉर नो डांसिंग रेजोनेंस ऑकर्स, इसलिए यहां कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन। डांसिंग रेजोनेंस ओनली प्रेजेंट इन, किसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका डांसिंग रेजोनेंस होगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन में ही आपका डांसिंग रेजोनेंस होगा, उसके अलावा किसी भी केस में डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। देखिए मतलब इन सारे केसेस में आपका डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। यहाँ क्यों नहीं टूटेगा? यहाँ स्ट्रेन कम है, यहाँ सबसे कम, यहाँ और कम, इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा 1, फिर ये एरोमेटिक होने की वजह से 2, और ना तो यहाँ डांसिंग रेजोनेंस ही हो रहा है ना ही एरोमेटिक ही है, इसलिए 3। यहाँ डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से सबसे ज्यादा 1, एरोमेटिक होने की वजह से फिर 2, और यहाँ ना रेजोनेंस डांसिंग रेजोनेंस ही हो रहा है ना ही एरोमेटिक ही है, इसलिए 3 लास्ट में। सिर्फ और सिर्फ डांसिंग रेजोनेंस होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन, इसके अलावा किसी में नहीं होता है। ठीक, अब देखिए आखिरी सवाल। छब्बीसों सवाल अच्छे से समझ के ध्यान में रखना है, बहुत काम है का है ये सब। पहला अब देखो यहां स्टेबिलिटी कैसे निकालें, तो थोड़ा सा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ जब CH3 CH2 प्लस लेते हैं, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 और sp2 का कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल।
और 3 सिग्मा बॉन्ड यहां बनाना है। ठीक है, और यहां एक पी ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है, खाली है। एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, पहले से मालूम है और दिखा भी चुके। यहां देखो, इस केस में भी कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब बोलोगे तुम सर सिग्मा बॉन्ड तो 2 ही है। सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल 2 ही है, सिग्मा बॉन्ड यहां बिल्कुल 2 ही है। देखो और यहां एक पी 2p लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड भी बना रहा है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2 है, क्योंकि यहां प्लस चार्ज है ना। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया sp2, एक सिग्मा बॉन्ड sp2 बना लिया। इसका मतलब एक sp2 बॉन्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि 2 ही बॉन्ड यहां हम sp2 का बना सकते हैं। एक sp2 यहां बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो जो sp2 बॉन्ड नहीं बना रहा है और जो p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में रहा होगा तब ना बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन के पास यहां भी 3 ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास यहां भी 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, ध्यान दो। और 3 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के पास यहां पे भी है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तुम्हारा p में जो पाई बॉन्ड बना रहा है। देखो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया sp2 का 2 ऑर्बिटल में, 2 sp2 ऑर्बिटल, sp2 का 2 ऑर्बिटल जो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो पूरा इलेक्ट्रॉन तो खत्म। इसका मतलब एक sp2 बचेगा रिमेनिंग, और वो क्या रहेगा, यहां खाली रहेगा, एम्प्टी। लिखो यहां एक sp2 बचेगा, वो क्या रहेगा तुम्हारा, खाली रहेगा। फिर ये वाला देखो, ये वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पर प्लस, अरे प्लस चार्ज आ गया मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां भी देखो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 ही रहेगा। तो sp2 का कितना, सॉरी यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा, sp। डबल बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपल बॉन्ड में sp, ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस चार्ज तो sp, और यहां भी sp2। ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी sp2, यहां लेकिन sp। देखो तो sp का कितना ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, और 2p बचा, 2p यहां क्या बना रहा है, देखो ना 2p यहां पाई बॉन्ड बना रहा है। sp2 कहां से होगा, 2p पाई बॉन्ड बना रहा है तब ना ट्रिपल बॉन्ड बना। तो 2p यहां पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यही ले लिया तुम्हारा। कार्बन के पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है। तो 2p पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक sp किसमें चला गया, एक sp तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया मेरा। तो एक और sp रहेगा जो क्या रहेगा तुम्हारा, एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, तो सिग्मा बॉन्ड वगैरह नहीं बना रहा होगा। ये sp क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। यहां देखो, यहां भी वही चीज है, CH2 डबल बॉन्ड, फिर से इसको समझा देते हैं, CH प्लस, यहाँ एक पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड।
तब ना ये एक डबल बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, बाकी p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, और एक p पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी 2 p पाई बॉन्ड बना रहा है और बाकी एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। तो देखो एक p यहां पाई बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? आ रहा है? लिखो लिखो लिखो, अगले वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं।